नमस्कार मित्रों, अब तो बंदी कर लो इसको। अब लास्ट तक आवाज आ रही है? मैंने कहा था ना कल माइक आ जाएगा। ठीक, वानी सर का माइक तो उनसे लिया है, उधार लिया है। हाँ, किराया दे देंगे उसको, कोई बात नहीं। हिंदी के बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ सामान्य जानकारी मैंने कल दी थी, उससे थोड़ी आगे ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाना आरंभ कर लूंगा। कल पर्यायवाची के बारे में बताया था मैंने। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, उसके बदले कोई दूसरा शब्द अगर प्रयोग कर दें और अर्थ बना रहता है तो पर्यायवाची कहलाते हैं। इसका एक सिमिलर पार्ट और आता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, और वो पार्ट आता है अनेकार्थक शब्द। कल का जो पार्ट बचा हुआ, पहले मैं उसका परिचय करा रहा हूं। ठीक है, अनेकार्थक क्या मतलब है इसका? अनेकार्थक का कोई बताएं। ये इसका संधि विच्छेद करेंगे, अनेक धन अर्थ। ये सबसे मैं कठिन विषय मानता हूं इसको। और कोई भी कवि जब कविता का निर्माण करता है और उसमें दो अलंकार जो आपने 10वीं तक होते हैं, एक अलंकार होता है आपका यमक और एक अलंकार होता है आपका श्लेष। जिनको इन शब्दों का अच्छा नॉलेज होता है। अब मुझे पता नहीं पीछे आपके इधर क्या गतिविधि हुई है, इसलिए अच्छा हुआ कि मैं इधर ही था। ठीक है ना? हाँ, ये वर्ण होगा भी नहीं, रहने दीजिए इसको। ठीक है ना? तो अनेक अर्थ का मतलब होता है जब कोई शब्द है और उसके अनेक अर्थ होते हैं और उसका संदर्भ के अनुसार अगर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वो अनेकार्थक की श्रेणी में आता है। जैसे जल का मतलब जल ही होता है, पानी का मतलब पानी होता है, दोनों को आप जल और पानी के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए जल और पानी में भी अंतर है। जल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, जो भगवान के चढ़ता है, उस रूप को हम जल कहते हैं। इसलिए भगवान का जलाभिषेक होता है, कभी पानी अभिषेक नहीं होता। पानी तो बहता हुआ होता है, चाहे वो कीचड़ का हो चाहे गटर का हो। कभी गटर में कभी ये नहीं देखा होगा कि जल बह रहा है, कीचड़ में कभी ये नहीं देखा होगा आपने कि वो जल बह रहा है। इसका मतलब जल और पानी, कोई अगर मेहमान आता है पानी लाऊं क्या, कभी नहीं कहना चाहिए। सर आप जल लोगे। जल निर्मल, स्वच्छ और पवित्र, दोनों में ये बारीक अंतर है। लेकिन जब पर्यायवाची कोश की बात करते हैं तो जल, नीर, वारी, तोय, अंबु, सलील, पन और पानी, ये सब पर्यायवाची में लिखे जाते हैं, परंतु उनका बारीक अंतर होता है। जैसे खोज और अनुसंधान में अंतर होता है, जैसे खाल और चबड़ी में अंतर होता है, जैसे उत्पत्ति और उत्पादन में अंतर होता है। ये कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे अनुसंधान, खोज और आविष्कार, इनमें अंतर होता है। ये दिखने में पर्यायवाची, परंतु दोनों तीनों शब्दों में अंतर है। जैसे ये एक शब्द है खोज, ये एक शब्द है अनुसंधान, और एक शब्द है आविष्कार। जब हम पर्यायवाची की बात करेंगे तो ये सब पर्यायवाची माने गए, लेकिन बारीक बातों की दृष्टि से देखें, ये तीनों अलग कंसेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं आविष्कार की। प्रकृति में जो वस्तु है ही नहीं, मानव अपने बुद्धि कौशल से, श्रम से, विवेक से उस वस्तु का अगर निर्माण करता है, जो पहली बार आती है, उसको क्या कहा जाता है? आविष्कार। जैसे जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, राइट बंधुओं ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। ये सारे आविष्कारक और आविष्कार वाली वस्तु थी, वो पहली बार आई। ठीक है, अब बात ये आती है अगर वो वस्तु कहीं गुम हो जाए और उसको ढूंढ कर लाना है, ऐसी स्थिति में हम खोज का प्रयोग करते हैं। मेरा पेन कहीं गुम हो गया, खोज के लाना जरा। हम ये नहीं कहेंगे मेरा पेन कहीं गुम हो गया, आविष्कार करके लाना, नहीं, वो तो हो चुका। अनुसंधान क्या है? ये अनुसंधान का मतलब है रिसर्च। सर्च तो हो चुका हो,
रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई वस्तु बन जाती है, उसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसको कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, वो वस्तु कैसे काम करती है। जैसे ये पंखा है, ये बोर्ड है, कितने प्रतिशत भारतीय ये मानते हैं कि एलईडी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने में अच्छा रहता है? किस इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? परंपरागत जो श्यामपट्ट था, ब्लैक बोर्ड, वो पढ़ाते हैं, वो अच्छा है, ये अच्छा है? कंपैरिजन करना, तुलना करना, उसके गुण और दोषों का विवेचन करना, ये सब फैक्ट किसमें आते हैं? अनुसंधान में आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? यूं तो पर्यायवाची में ये सब चीजें एक जैसी हैं, परंतु बारीक अर्थ देखोगे तो इनमें अंतर है। तो अनेकार्थक का मतलब यही है, जब किसी शब्द के अनेक अर्थ हो। चलिए इसका उदाहरण देकर के बता रहा हूं, संदर्भ के अनुसार ही उसका हम प्रयोग करेंगे। ये एक शब्द है कर। चलिए आप बताओ सर, कर का मतलब क्या होता है? तो एक वो अपन कर वसूल करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया कहा, कर वसूल करते हैं। चलो ये कर हम वसूल करें, जिसको हम कहते हैं लगान, और जिसको कहा जाता है टैक्स। चलिए, और आप कर के बारे में क्या जानते हो? ये बताए वही है। इसके अलावा कभी इस शब्द को कर, हाँ बहुत अच्छा उत्तर है, हाँ सही है, सस्ते में निपटाया मुझे और इसने अपने आप को। हाँ आप बताओ, यही जानते हैं? आप भी यही जानते हैं, लगान है ना, आय कर, इनकम पे लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है? हाँ, लेकिन आप सोचिए इस शब्द का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, और इनका अगर हमें अर्थ नहीं पता है तो फिर इसका अन्याय कर रहे हैं इस शब्द के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कर। कर का अर्थ होता है किरण। ये याद रखना, क्योंकि इस शब्द को मैं बारीकी से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको आगे खूब पढ़ना है। कर का अर्थ होता है किरण। अब आप कहोगे सर ये शब्द हमें कहां मिलेगा? ये शब्द मिलता है, जैसे आपने सुने होगा, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, मार्तंड, मिहिर, सब सूर्य के पर्यायवाची है। दिन यानी दिवस, कर यानी किरणें। दिन में जो किरणें फैलाता है, कौन फैलाता है? सूर्य, इसलिए दिनकर सूर्य को कहा गया है। ये कर यानी किरण का कंसेप्ट है। हमने ये चीज क्लियर कर ली, कर यानी किरणें होगा, क्लियर हो गया। तो कर का मतलब किरण। अब कर का मतलब होता है हाथ। अब देखिए एक नया शब्द सिखा रहा हूं। हिंदी में जितना आप पढ़ोगे, जितना डूबोगे, उतना आनंद आने वाला, क्योंकि हर शब्द को इंजॉय के साथ पढ़ना है। क्या शब्द आ गया? हाथ। आपने कभी इसका प्रयोग कर के रूप में प्रयोग नहीं किया होगा, मैं जहां तक मानता हूं। हम हमेशा यही कहते हैं, हाथ कहते हैं, जनरली हाथ ही बोलते हैं, और कुछ कुछ तो होंगे तो हस्त बोलते हैं। हस्तरेखा कभी पढ़ा आपने? बस ये दो शब्द ऐसे हैं जिसको हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस कर का प्रयोग संस्कृत का एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है, और उस श्लोक में आता है कि कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कि हमारे इस कर के अंदर, इस हाथ में, मध्य में, आगे, यहाँ कौन कौन से देवी देवता का निवास होता है। तो सुबह हम, आपने देखा होगा, हमारे दादा दादी के युग की बात बता रहा हूं, उठते हाथ ऐसे करते हैं और आंखों को स्पर्श करते हैं, और सबसे पहले अपने हाथों को वो देखते हैं, क्योंकि कराग्रे वसति लक्ष्मी, जो उठकर अपने हाथों को देखता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि सबसे पहले किसी का मुंह न देखें, उससे पहले ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। आपका दिनचर्या कितनी अच्छी हो जाती। और इसके पीछे साइंटिफिक, रात भर सोते हैं, हमारी एनर्जी कैसे शांत रहती है, और उसके बाद उसको मस्तिष्क को तुरंत काम पे लगाना है, तो सबसे पहले हाथों को रगड़ा जाता है। एक अलग ही एनर्जी, जो ऊर्जा है, उसका संचार होता है, और उससे फिर हम तुरंत आंखों पे लगाते हैं, तो वो हमारा मस्तिष्क तुरंत काम करने लगता है। जिसको अपन कहते हैं, परीक्षा में भी कभी जब हमें कोई चीज याद नहीं आए, हाथों को हमें क्या करना चाहिए? ये स्मृति रेखा है, ये हमारी याददाश्त है। जब भी हमारी याददाश्त कमजोर होने लगे, अपने हाथों को रगड़िए, इससे हमारी चीजें सारी दिमाग की नसें खुल जाती है। कोई चीज भूली हुई चीजें होती है, वो तुरंत याद आ जाती है। इसका मतलब शास्त्रों में जो चीज बात बताई गई है। तो कर का मतलब क्या होता है? हाथ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस हाथ के लिए 3 शब्द और है जो आपको पूछेंगे परीक्षा में, और ये आएगा शब्द युग। मैं आगे कल पढ़ा के गया था ना, जरा और जरा, वो ये देखिए, पानी, पानी और प्राणी, ये 3 शब्द है, लेकिन ये परीक्षाओं में आते हैं। हम सिर्फ 2 ही 3 ही जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते ये पानी क्या होता है। लेकिन इस पानी के बारे में बताता हूं, आप कभी लग्न पत्रिका देखना, उसके वहां डायलॉग लिखा लेता, पाणी ग्रहण संस्कार। ये पाणी ग्रहण संस्कार लोग जानते नहीं कि पाणी ग्रहण का मतलब होता क्या है। पानी का मतलब होता है हाथ।
अब होता क्या है कि पाणीग्रहण संस्कार में यानी कि जो लड़की का पिता होता है वो लड़की का हाथ वर को देता है और कहता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। हाँ, फिर लड़का कहता है आई एक्सेप्ट इट, लड़का स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो वो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में आता है, तब फिर प्रसून जोशी को कहना पड़ता होगा शायद, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। आई बात समझ में? तो पानी का मतलब क्या होता है? हाथ, इसलिए कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार। ठीक है, पानी का मतलब होता है हाथ। ठीक है, और इस पानी का मतलब आपको पता है, हनी सिंह ने कहा था आज ब्लू है पानी पानी। हाँ, वो पानी का मतलब क्या है यहाँ? जल। और इस प्राणी का मतलब है जीव जंतु। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यानी जीव जंतु। हो गए तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो पानी का मतलब क्या होगा? हाथ। पानी का मतलब जल। पानी का मतलब जीव जंतु। तो कर का मतलब क्या हो गया? हाथ। कर का मतलब क्या हो गया? किरण। कर का मतलब क्या हो गया? टैक्स या लगान हो गया। क्लियर हो गया। और कर का एक और अर्थ होता है सूंड। हाथी की जो सूंड होती है उसको भी कर कहा जाता है। आगे पढ़ाऊंगा करीवर वगैरह, ये क्या थोड़े संस्कृत साहित्य से संबंधित है और हिंदी साहित्य से संबंधित, थोड़ा गहराई में हम बाद में जाएंगे, पहले थोड़ी सतही बातें कर लेते हैं। तो कर का मतलब सूंड होता है। कर का मतलब एक और अर्थ होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, उसको भी अपन क्लियर करते हैं। देखिए, पढ़िए इसको। देखो, मैं आपके घर आकर चाय पीऊंगा, बताइए इसमें आकर से क्या मतलब है? आने से? खाकर, पीकर, चलकर। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब कर के अर्थ से अभिप्राय है डू। इंग्लिश में बोलते हैं जिसे डू, और हिंदी में बोलते हैं करना। जैसे तो ऐसा कर, मेरे लिए 2 कप चाय बना, एक तू पीना एक मैं पीऊंगा। कर यानी करने से अभिप्राय कार्य, कार्य को करना। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये आकर जोड़ के लिख दो तो फिर और मामला अलग हो जाएगा। इस आकर का अर्थ हो गया खजाना। क्या अर्थ हो गया? खजाना। कैसे? देखिए, यह है रत्न और इधर आ गया आकर, और दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा रत्नाकर। देखिए, एक एक शब्द को पढ़ोगे सब पर्यायवाची वैसे याद हो जाएंगे आपको। रत्न का खजाना, और इस सृष्टि में रत्नों का खजाना है समुद्र में, जहां नीलम, मोती, मूंगा, माणक, दुनिया भर के हमारे रत्न जो मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। इसलिए रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। और ये हमें कौन बता रहा है? आकर। आकर यानी होता है खजाना। जब तक हमें इस शब्द का अर्थ नहीं पता तो हम रत्नाकर के कंसेप्ट को भी नहीं समझ पाएंगे कि रत्नाकर का मतलब क्या होता है। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, बस इतना हम रट के आ रहे हैं। लेकिन ये शब्द है रत्न प्लस आकर, क्या बन गया? रत्नाकर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आप सोचिए, इस कर का मतलब किरण, इस कर का मतलब लगान, कर का मतलब हाथ, कर का मतलब सूंड, कर का मतलब करना। एक शब्द है और इतने सारे अर्थ है। अब आप कैसे तय करोगे कि किस शब्द का क्या अर्थ निकालना है? इसका मतलब उस समय वाक्य की संरचना जो हो रही है, जो संदर्भ हमारे सामने आ रहा है, उसको ध्यान में रख करके उसका अर्थ हमें ग्रहण करना पड़ेगा। यह है अनेकार्थक शब्द की सबसे बड़ी विशेषता कि इनका प्रयोग कवि जब जान लेता है तब फिर वो अपने काव्य में प्रयोग करता है, और काव्य में प्रयोग करता है, और वहीं से फिर परीक्षा में प्रश्न तैयार हो जाते हैं इन 2 अलंकारों को लेकर, यमक और श्लेष। आप में से कोई जानता है क्या यमक और श्लेष के बारे में? मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दे यमक और श्लेष के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां से मैं अगर पेपर सेटर होऊंगा, यहां से जरूर प्रश्न बनाऊंगा, क्योंकि अनेकार्थक आपके पाठ्यक्रम में। बताइए, यमक और श्लेष के बारे में कोई नहीं जानता? चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो देखिए आज इसके ऊपर बात कर लेते थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा। इन दोनों को अच्छी तरीके से समझना, और मैं 2 उदाहरणों से इन दोनों को समझाऊंगा कि ये वैसे कक्षा 10 तक पढ़ाने वाले हमारे अलंकार होते हैं, लेकिन क्या है कि आपकी भी गलती नहीं है। एक तो आपने हिंदी किस रूप में पढ़ी, और कॉलेज में आते तो उस में समय हम किस तरीके से पढ़ते हैं। मैं जानता हूं, मेरे पास तो एमए फाइनल वालों की जब कॉपियां आती थी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, मैं चेक करता था तो 1 नाइट फुल फाइट की कॉपियां आती थी। 1 नाइट फुल फाइट का मतलब होता है वो एक ही रात पढ़ता है पूरे साल में। कल परीक्षा है और वो श्रीनाथ 1 वीक सीरीज, महेश 1 वीक सीरीज, उदयपुर पासबुक, ऐसी कौन कौन सी आती है,
पूरी रात पढ़ेगा, 1 नाइट फुल फाइट, और अगले दिन आकर के वो 5 प्रश्न यूनिवर्सिटी में सिस्टम जानते हो आप कैसे प्रश्न होते हैं, और वो पास हो जाते हैं, पासिंग मार्क नंबर ले आते हैं। लेकिन फिर मरण तो तब होता है जब वो कोचिंग फील्ड में आते हैं, क्योंकि उनको कंसेप्ट पूरा क्लियर ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट वैसे पढ़ाई करके आए, जिसने वास्तव में पूरी पढ़ाई की है उनको किताबें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सब दिमाग में क्लियर होता है। जैसे मैं, अब मुझे किताबों की भी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक उठा के पूछना है, पढ़ाना है, क्योंकि इतने साल हो गए, इतनी किताबें अपन ने अध्ययन कर ली, ऑटोमेटिक ही होता है। कोई जो भी यहाँ आता है क्योंकि वो पढ़ा करके उस चीज को क्लियर होगा। घर पे जाते हैं हमको पता है चाय पत्ती किस डब्बे में, तुरंत हमारा हाथ वहीं जाता है, क्यों? हमारे दिमाग में वो चीज फिक्स हो चुकी है। हम किसी के घर के बाहर जाते ही चप्पल खोलते हैं, कोई आके कान में नहीं पता है चप्पल खोल, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग वैसा हो गया है। तो बस जिस दिन हमारे ये दिमाग ऐसा हो जाएगा कि इस शब्द का हमने याद ऑटोमेटिक ही, मैं कह रहा हूं 2-3 बार आप प्रयोग करोगे। अभी जैसे मैं अभी रत्नाकर का मतलब क्या होता है? समुद्री, अब है ना, ये चीज कंसेप्ट अपने दिमाग में होगी, 2-3 बार अब आप फेंको, किसी को नहीं सुनने वाला है तो फेंको। अरे वो बोले हाँ ये रत्नाकर का मतलब समुद्र होता है, अरे वो इसको नहीं कोई बात नहीं, याद करे, अपन को याद करना, अपने याद होगा तो अपना सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो यमक और श्लेष के बारे में क्या शब्द है वो बता रहा हूं, दोनों के बीच में। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म। कविता में जब शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, इसका मतलब अनेकार्थक शब्द होगा। एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार अर्थ अलग हो जाए, कितनी बड़ी बात है। कवि ने क्या सोच करके, आपको ये कहां मिलेंगे ऐसे ऐसे कवि, दिमाग कहां लगाता होगा, कैसे लिखा? पहले इसको उदाहरण देकर के समझाता हूं मैं कि इसका प्रयोग कैसे हुआ। एक युवती थी जो पानी लेने के लिए जा रही थी जेठ की दोपहरी में, तो आसमान में चिलचिलाती धूप थी, बहुत तेज। उसी समय बादल ने देखा, आज तो मैं इसको भिगोऊंगा, आज इसके तन पर बारिश की बूंदे गिराऊंगा, कमबख्त छाता लेके नहीं आएगी। ये बादल ने देख लिया, कहीं से वो मटका भर करके माथे पे ला रही थी, और आसमान में बादल ही बादल, घनघोर बादल हो गए, और बादल ही बादल हो गए इतने सारे। तब फिर कवि को लिखना पड़ा, और क्या कहा उसने कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है जो 2 बार आया? घटा 2 बार आया, आ गया समझ में? अब काली घटा कौन है? घनघोर काले बादल इतरा रहे, इठला रहे कि आज इसको भिगोऊंगा, क्योंकि ये कमबख्त छाता लेके तो आई नहीं है। लेकिन सारी उसकी जितनी इच्छाएं थी सब धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि ऐसी तेज आंधी तूफान हवा आई कि घनघोर काले बादल सब चितरा गए, बिखर गए, और उन बादलों का नामो निशान नहीं रहा, एक बूंद नहीं गिर पाई, और वो जैसे थी वैसे ही अपने घर आ गई। तो काली घटा का घमंड घटा, यहां घटा का मतलब है घनघोर काले बादल, और यहां घटा का मतलब है कम होना। बात समझ में आई? ये अनेकार्थक शब्द है। एक तरफ तो घटा का मतलब क्या है? काले घनघोर बादल। इस घटा का मतलब क्या है? कम होना। तो क्या शब्द की आवृत्ति हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। अर्थ प्रत्येक बार भिन्न है या नहीं है? बस वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार है। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, रविंद्र जैन का म्यूजिक कंपोज किया हुआ एक गाना है, हेमलता ने बहुत अच्छे आवाज में वो गाना गाया, और उसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया। और वो गाना आपने भी सुना होगा, लेकिन आपने यमक अलंकार नहीं पढ़ा होगा, तो उस शब्द के साथ न्याय नहीं हुआ था उस गाने के साथ। वो गाना ये था, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे संवार लूं, है ना? तो सजना है मुझे यानी क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, आईलाइनर लगानी है, किसके लिए? सजना यानी कि तैयार संवरना, और सजना यानी प्रियतम। शब्द कितनी बार आया? अर्थ प्रत्येक बार भिन्न है। तो कौन सा अलंकार है? आई बात चमचे में, मतलब समझ में आ गई? ये चमचे में आया, इसकी पूरी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा आपको भी, ठीक है? हाँ, बहुत सब कहानियां सुनाऊंगा आपको। यमक अलंकार बात समझ में आ गई? लाल दुपट्टा मलमल मक्का कि दिल मेरा मलमल गया, है ना?
तो इसका मीनिंग क्या है जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, बाद में दिखाएंगे। फिलहाल बात करते हैं हम श्लेष। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां थोड़ी दिक्कत होती है, ये बच्चे गलती कर लेते हैं लेकिन आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। श्लेष का अर्थ क्या, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। चिपका हुआ, ये श्लेष का मीनिंग है। एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हो और कमबख्त एक ही बार आता हो। अब आप सोचिए कवि कितना सोचता होगा, एक शब्द को लेकर के अलग अलग अर्थ से अलग अलग व्याख्या कर दे तो कितनी बड़ी बात होगी। तो मैं इसका उदाहरण देख के बताता हूं कि श्लेष कहां है और किस तरीके का इसका प्रयोग हुआ। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, ये एक पंक्ति है। इसको हाँ, मैं लाइव जो जुड़े हुए हैं बच्चे उसमें से सौरभ कुमार और ये बताते रहे हैं श्लेष का अर्थ चिपकना, बिल्कुल सही बता रहे, एक ही शब्द के अन्य अर्थ निकलना। हाँ, बहुत सारे कमेंट, इतना पढ़ने का मेरे पास समय है नहीं है, लेकिन आपके कमेंट बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कि सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, देखो क्या शब्द आया है, सुबरन। इसके पहले की पंक्ति जब तक हमें नहीं पता तब तक इस दोहे के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। आपको शायद एक पंक्ति मुझे अच्छी तरह की याद है, आप लोगों को सबको पता होगा, लगभग आप सबने सुनी होगी, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये किस किस ने सुना, और जिसने नहीं सुना उसको अभी मैंने सुनाया तो कमबख्त उसका हाथ खड़ा होना चाहिए था। हाँ, हाथ खड़े नहीं किया, जैसे अभी तो बोला है ठीक है। तो अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मुझे बताइए आप में से इसकी पहली लाइन क्या है। तो आप तो ये सोच रहे कि ये भी पहली है, ये आपकी नजरों में तो यही पहली है क्योंकि सुनी यही है आपने। इसकी पहली लाइन है, ये तो दूसरी लाइन है। अब आप ये बताओ, सवाल मेरे ऑनलाइन वालों से, चलो गूगल सर्च करके बता दो, नकल करके, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास तो सोर्सेस है, इनके पास तो बापड़ों के पास सोर्सेस ही नहीं है। हाँ ठीक है ना। खैर मैं आपको बता दूं कि आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरी सो कियो न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कक्षा 10 नवीन हिंदी व्याकरण, उसके लास्ट में ये पल्लवन के पार्ट में ये आपको मिलेगी। जब हमने इस पुस्तक को लिखा था उसके बाद तो उसका नया एडिशन आया, ये आपको मिलेगी। अभी वाली किताब में शायद है नहीं, पुराना जो पार्ट था इसका कक्षा 9 से 12 जो हिंदी व्याकरण चलती है, ठीक है ना। मैं सब प्रमाणिक बातें करूंगा आपको, क्योंकि मैं तो खुद गवर्नमेंट विद्यालय में हिंदी पढ़ाने का काम करता हूं, तो मुझे पता है कौन सा शब्द किस जगह पर पड़ा हुआ है। राजस्थान का सारा पाठ्यक्रम हमारे द्वारा ही लिखा जाता है, यहीं उदयपुर में। पता है आपको, नहीं पता? चलो ठीक है, अब बात करेंगे इस पर बाद में। तो सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी चोर, इससे पहले की जो पंक्ति है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उसमें 3 व्याख्याएं समझाने वाला हूं। क्योंकि इतनी बड़ी कवि ने क्या दिमाग लगाया होगा, इतना लिखने के लिए उसने कितने श्रम किया होगा, कितनी बातों को समझा होगा। ये है चरण धरत, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, भावत नींद न शोर। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। अच्छा ये बताओ, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये बताओ क्या है। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, गहराई में जा रहा, लेकिन किसी को अभी तक ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। 3 कहानियां हैं और वो 3 किरदार ये, और वो 3 किरदार में से सबसे पहला किरदार है कवि। अच्छा मुझे बताइए, कक्षा 10 में से हाल फिलहाल मतलब जो पढ़ करके आया, तो उसमें एक चैप्टर है लखनवी अंदाज। किसी ने अगर पढ़ा हो तो बात कर रहा हूं। वो एक नवाब साहब होते हैं, वो खीरा खाते हैं। ये किस किस ने पाठ पढ़ा वो बताओ, वो मेरी बात जल्दी समझेंगे। उस पाठ में क्या है, लखनवी अंदाज में एक साहित्यकार होता है, उसे लिखने की आदत है और लिखने के लिए उसको चाहिए शांति, इसलिए वो ट्रेन के डब्बे में बैठ जाता ऐसे कि जिसमें कोई नहीं हो, खाली डब्बा देख करके। लेकिन मरण तो तब होता है उसमें एक नवाब साहब बैठे हुए होते हैं। अब क्या करें,
वो लेखक को तो लिखने के लिए उसको दिमाग को सोचने के लिए खाली चाहिए, कहीं पहाड़ पर्वत झरने ऐसे नजर आए मैं लिखूं, लेकिन अब उसके अंदर कल्पना शक्ति वो ये सोचता है कि अब मैं तो अब लिख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो सामने मेरे डिस्टर्ब एलिमेंट बैठ गया, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। पर वो ये देखता है कि वो नवाब साहब खीरा खाते हैं, खीरा, और उस खीरे की फाक उतार करके उसमें नमक मिर्च लगा करके और खाते नहीं है, उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद उस खीरे को ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। तो बोलते हैं यार ये गजब आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? वो ये बोलते हैं हम नवाब है, हम खीरे खाते नहीं, उसकी खुशबू से पेट भर लेते। क्या कहा? हम केवल खुशबू मात्र से कल्पना कर लेते हैं कि हमने खीरा खा लिया। तो वो कवि जो बैठा वो सोचता है यार ये आदमी केवल इतना कल्पना कर रहा है कि खुशबू मात्र से, तो फिर मैं तो कवि हूं, फिर मैं इनमें क्यों उलझा हुआ हूं? मैं भी कल्पना कर सकता हूं। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि डब्बा खाली हो या भरा हो। अगर आपको कोई रचना करनी है तो उसका आपके दिमाग को चलाना पड़ेगा। तो चरण दरत में बात कर रहे हैं कवि की। चरण का मतलब है पंक्तियां, लाइनें। कविता की जो पंक्तियां होती है ना, उससे साहित्य में चरण कहा जाता है, चरण धरत। अब क्या होता है, कवि जब भी कविता लिखता है, कभी देखना एक दिन में कविता नहीं बनती, कभी कभी किसी कविता को बनने में 10 दिन लग जाते हैं, कभी महीना निकल जाता है एक से दूसरी लाइन पे आते आते, और कोई तो लाइन तुरंत बन जाती है और कविता बन जाती है, उसको खुद को ही पता नहीं लगता। तो चरण धरत, अब वो एक लाइन लिख रहा है, फिर दूसरी लिख रहा है, तीसरी नहीं 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 ये मजा नहीं आया, चलो ये वापस लाइन लिखता है, फिर दूसरी लिखता है, तीसरी अरे ये तो बेकार है, छोड़ो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो उसकी कॉपी ऐसी बनती है। आप साहित्यकार को देखना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उनकी पांडुलिपि कभी मिले, है ना, अभिव्यक्ति, भाषा और माध्यम और कौशल जो हमारी पुस्तक चलती है उनमें दे रखे, कविता लिखने में कितना श्रम करना पड़ता है। चरण धरत शंका करत, अब वो शंका भी करता। मुझे याद है अच्छी तरीके से, मुझे एक चैप्टर है कक्षा 12 में आरोग्य की पुस्तक में, कविता के बहाने, है ना, कि बात की चूड़ी मर जाएगी ज्यादा अगर किसी कविता के साथ छेड़छाड़ करोगे। कविता यानी पोइट्री, उसकी बात कर रहा हूं। कोई आप अन्यथा किसी शब्द की तरफ चले जाओ तो आपको लगेगा कि सर क्या कह रहे हैं, कविता किसी के लड़की का नाम हो गया तो और फिर सत्यानाश हो जाएगा। हाँ होता है, ऐसे ही होता है। तो क्या उसमें लिख रखा है कि भाई आप बात की चूड़ी मर जाना, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसलिए कविता मर्म स्पर्शी होनी चाहिए, तुरंत ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। शंका करत भावत नींद न शोर, और उसको ना तो शोर अच्छा लगता है ना उसको नींद आती है। पता है आपको, जब कोई कवि कविता लिखने जाता है, मेरी कविता अधूरी रह कैसे गई, जब तक ये पूरी नहीं हो गई तब तक मैं ये यहां से उठने वाला नहीं। तो चरण दर्द शंका करत, किसके लिए? सुबरन के लिए। वो सुबरन को ढूंढता है। सुबरन का मतलब है सुंदर वर्ण, और सुंदर वर्ण का मतलब है सुंदर सुंदर अक्षर। मेरी कविता बोझिल नहीं होनी चाहिए, लोगों की जबान पर होनी चाहिए कि तुरंत उस कविता को बोले, याद करे, ऐसी कविता लिखूं मैं। उसके लिए वो घंटों मेहनत करता है। तो कवि के लिए सुबरन का मतलब क्या है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कानी। कानी का मतलब होता है आशिक, यूं कह सकते हो, हाँ प्रेमी कह सकते हो। कोई है, किसी से प्रेम हो गया, और होता है प्रेम ऐसे दुनिया में, एक इकलौता वो आशिक ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। रामधारी से दिनकर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। ये प्रेम की बात ही ऐसी है कि कहते हैं सब रोगों से कठिन प्रणय है, कहते हैं सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता यह जिसे, लगता मतलब ये प्रेम का रोग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कहते हैं सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता यह जिसे, फिर उसे नींद कहां आती है, फिर उसे नींद कहा जाती है, दिवस रुदन में और रात आह भरने में कट जाती है। हाँ, आह भरने में कट जाती है का मतलब करवटे बदलते रहे हम सारी रात, ठीक है ना। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आप समझ में आया? हाँ ठीक है ना। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामधारी सी दिनकर कह रहे थे। और ये जो मैंने कहा है ये आनंद बख्शी ने कहा है। मोहब्बतें में उत्तम सिंह का म्यूजिक कंपोज किया हुआ, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। सब पूरी क्लियर है पिक्चर। यहाँ आने से पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में था,
हाँ, नहीं गाऊंगा ना, मैं बहुत बढ़िया गाने भी गाऊंगा, ऐसी बात थोड़ी है, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूं, मैं तो सीरियस हुए। तो चरण दरस, अब तो बात हो रही है कामी की। आप समझ में आए कामी कौन होता है, रईस सॉरी आशिक कौन होता है। होता क्या है, अब जैसे देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि जनरली होता है, मैं आगे आपको जब हिंदी पढ़ाऊंगा बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे। डॉक्टर जब शादी नहीं होती है डॉक्टर बन जाता है, तो कोई उसके साथ नौकरी करने वाली डॉक्टर नहीं होती है तो शादी कर लेता है, क्योंकि विचार मिल जाते हैं। कोई मास्टर होता है तो और शादी नहीं होता है, मास्टर नहीं मिल गई तो शादी कर ली, तो होता है ऐसे ही। और कोई कोचिंग में होता है, साथ पढ़ रही है और विचार मिल गया तो हो सकता है वो शादी कर ले। ये अलग बात है, नहीं भी करे या उसको पसंद करे। देखो व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, किसी पर हम थोप नहीं सकते, ठीक है ना। मैं इस पंखे को लाइक करूं, मेरी मर्जी, आप मुझे रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते है ना। तो हाँ ठीक है, तो इसका मतलब अब कौन किससे लाइक कर रहा है ये, इसको आप उसकी विचारधारा, आप किसी पर विचारधारा पर आप जाकर के उसके ऊपर आप लगाम थोड़ी कर सकते हो। आंखें बंद करके जो देखा वो तेरा चेहरा नजर आया, तो आंखें बंद करने के बाद भी चेहरा नजर आ रहा, तो फिर आंखों के अंदर थोड़ी घुसोगे क्या? तो ठीक है, तो वो कामी है, तो वो देखना वो कहाँ, जिससे उसने किसी लड़की को देख लिया, उसको वो पसंद आ गई, उसको पता है इस हॉस्टल में रहती है। अच्छा, अब वो लड़की तो बाहर निकलती है, कहाँ है, किस कमरे में, किधर है, उसके लिए पंक्ति लिखी है ये कवि ने, चरण धरा, चरण यानी अब इस चरण का मतलब है पैर, कदम, चरण धरत शंका करत। अब वो लड़का उस हॉस्टल के इर्द गिर्द मंडरा रहा है और दबे पांव जा रहा आ रहा, कहीं जेल सर तो नहीं आ गए, कई बार ये तो नहीं आ गए, कोई मेरा बेचमेंट का साथी तो नहीं आ, कोई सर तो नहीं आ गए। अरे चरण धरत शंका भी कर रहा, भावत नींद न शोर। और जब इश्क जब हो जाता है तब नींद नहीं आती, इश्क जब हो जाता है ना नींद नहीं आती, जो दिनकर ने कही वही बात बता रहा हूं। और उसे शोर भी पसंद नहीं है, भाव भाव ऐसे कुत्ते करने लग गए। आप अगर जैसे ही आए तो पता लग जाएगा कि ये छोरा इधर क्या कर रहा है ना। तो चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को, यहां सुबरन का मतलब है सुंदर रूप वाली, सुंदर वर्ण वाली, समझ में आ गया, अर्थात सुंदरी अप्सरा, उसको देखने की लालसा है उस कामी पुरुष के, अर्थात उस कामी व्यक्ति के। यहां सुबरन का मतलब ये, यहां बात समझ में आ गई। अब है अपना तीसरा, और तीसरा कौन है, चोर। चरण धरा, रात की 12 से लगा करके 2 बजे जब खर्राटे बरते हैं लोग, उस और सर्दी में तो नींद बड़ी तगड़ी आती है, रजाई में घुसने के बाद मजा आ कि निकलने की इच्छा हो, है ना, ठंड आती है ना बड़ी जबरदस्त वाली, तो दांत कट 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 करने लगता है ऐसे में। और कहीं अगर दरवाजे में बैठा हिम्मत ही नहीं होती किसी की, ठीक है ना, ऐसे में कहीं घर में चोर घुसा, चरण धरत, अब वो ऐसे दबे पांव जा रहा है, चरण धरत शंका करत, शंका करत, कहीं अंदर से कहीं किचन से म्याऊ ऐसे आ गया, तो कहीं बिल्ली आ गई, तो कहीं वो देख लेंगे घर परिवार वाले, उसको टेंशन भी रहती है, चोर को टेंशन ज्यादा रहती है, अपन को यूं लग रहा है अपन टेंशन है, वो ज्यादा टेंशन है। चरण धरत शंका करत, भावत नींद नष्ट, और ऐसे घर में उसको मजा आता है जिस घर के लोग सारे निद्रा में मस्त, और यार ये तो सारे नींद वाले खर्राटे बने, वहां उसको चोरी करने में मजा आने वाला। अब वहां क्या लेने गया है वो भी देखो, सुबरण को ढूंढत फिरे, सुबरण का अर्थ होता है स्वर्ण, क्या अर्थ होता है, स्वर्ण लेने, भट्टा लेने थोड़ी गया वो, तो सुबरण को ढूंढत फिरे कौन। अब आप सोचिए सुबरण के कितने अर्थ हुए, 3, और तीनों यहाँ तैयार हो गए। इसको ये कवि को पता था, तब जाकर के उसने इतने बड़े दोहे की बात कही, बाकी नहीं कर सकता। जहां गांठ तहां रस नहीं, ये सब जानत कोई, मड़िए तर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। अब ये मैंने कहा है, बताओ किसको समझ में आया, नहीं आया। अब इसके लिए व्याख्या आपको समझानी पड़ेगी तो ही समझ में आएगा, है ना। वो तो मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहोगे कि सर ये क्या है और क्या कह गया। हाँ व्याख्या देखो, आप क्या वो मेरे से हिंदी साहित्य और लिटरेचर पार्ट नहीं पढ़े, इसलिए आपको क्या थोड़ा वैसे गुरुजी नहीं मिले, मैं थोड़ा अलग तरीके के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं तो विद्यालय के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, उनको ऐसे ही पढ़ाना पड़ता, बाकी तो उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता पता ही नहीं रहता, है ना। तो उनको हर शब्द का, सारा खेल मसला किसका है, शब्द का। शब्द को जब तक हम क्लियर कर लेंगे सब बात समझ में आएगी।
कि जहां गांठ तहां रस नहीं। शब्द बता रहा हूं, इसको समझना, इस चीज के कवि का दृष्टिकोण क्या है, ठीक है ना। शुगर केन जानते हो आप, गन्ना, हाटो, साटा, ठीक है ना, कि जहां गांठ, गांठ का मतलब होता है गन्ने की पोर, इस गांठ का मतलब बता रहा हूं कि गन्ने की पोर, जहां गांठ ता रस नहीं। दो शब्द आ रहे, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, एक तरफ आ रहा है गांठ, एक तरफ आ रहा है रस। इस गांठ का मतलब गन्ने की पोर, गन्ने की पोर। जहां गांठ तहां रस नहीं, ये सब जानत कोई। रस का मतलब तरल पदार्थ। दुनिया के सभी लोगों को पता है कि यहां रस नहीं होता है, यहां रस होता है। तो वो गन्ना यहां से खाएगा, यहां से खाएगा, बट को कटो भरेगा, ये पाला पार्ट खाएगा ना, क्योंकि सबको पता है। अब इसका दूसरा अर्थ भी है कि जहां गांठ तहां रस नहीं। गांठ का मतलब है मनमुटाव, किसी के अगर विचारों में मनमुटाव, एक बार अगर कोई बात होती है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से भी ना जुड़े गिरे गांठ। एक बार अगर गांठ पड़ जाती है तो वो कभी फिर दूसरी बार मन में वो वाली बात हो नहीं पाती, भले कितनी बात हो जाए, भले पक्का मित्र है, एक बार अगर उससे आपकी दुश्मनी हो गई है, दूसरी बार मिल भी जाएगा, लेकिन मन में वो गांठ अवश्य रहती है। उस गांठ का अर्थ है मनमुटाव, और रस का अर्थ है आनंद। रस का मतलब क्या है, आनंद। वहां वो आनंद की बात नहीं होती है जो पहले की बात होती। अब इसको बताता हूं आगे क्या है, कि जहां गांठ ता रस नहीं, ये सब जानत कोई, कि मड़ियेतर की गांठ में। अब मड़ियेतर कहते हैं विवाह। मड़ियेतर का मतलब क्या होता है, विवाह। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जिसने शादी कर ली, ऐसा कोई है इसमें? चलिए, हाँ तो मैं तो दोनों हाथ खड़े कर रहा हूं। अब क्या है, मैं तो शादियां करवाई है, मैं तो कर्मकांड जन्मजात ब्राह्मण हूं। मैं पहले यही 10 साल मैंने कर्मकांड ज्योतिष का काम किया, तो कितने मैंने शादियां करवा रखी है, तो मुझे अच्छा अनुभव है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि वो आपके भी कर लेंगे, सब करा लेंगे, बढ़िया। पहले तो उसके काबिल बन जाए, ठीक है ना, पहले काबिल बनो, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डायलॉग 3 इडियट वाला पता ही होगा। हाँ, तो बात होती है कि मड़ियेतर की गांठ, शादी होती है तो उससे पहले डोरा बांधा जाता है हाथ में, पता ना, वो कांगन डोरा बोलते हैं। लड़की के भी बांधा रहता है, लड़के के भी बांधते हैं, ठीक है। अलग अलग लोकोचार है, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार है, कोई 7 गांठ बांधता है, कोई 10 बांधता है, अलग अलग नियम है सब जगह पर। हर 20 कोस पे वाणी और पानी दोनों चेंज होता है, इसलिए इस पर अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। होता यह है, जब विवाह होता है तो वो लड़का जो होता है एक हाथ से उस लड़की के, उसके जो कांकन डोने पे जो होता है ना, उसको खोलता है, और लड़की दोनों हाथ से वो तो उससे पहले एक गेम आयोजित किया जाता है, आपको पता है। वो एक बाजोट रखा जाता है, उसमें कुमकुम रखे जाएंगे और कुछ रखेंगे, फिर वो ऐसे ऐसे फेंकते हैं, और फिर वो लड़की और लड़का यानी वर और वधू दोनों बैठते हैं, फिर झपटते हैं, जैसे दोनों बरसों से भूखे कुत्ते किसी निवाले को लेकर के, है ना, और तुरंत झपटते हैं। फिर वो सफेद कपड़ा और वो सब खून से लथपथ ऐसा दृश्य हमको दिखता है, लेकिन वो कुमकुम होता है ना। तो वो उसमें जैसे जैसे वो गांठें खोली जाती है, उस समय का आनंद है कि मड़ियेतर की गांठ में गांठ गांठ रसोई, एक एक गांठ। हमारे मेवाड़ में तो अक्सर होता है, गांठ खोलते जाते हैं, फिर कहते हैं लाड़ी बाई जीती गया, हाँ वर बाई जीती गया, फलाना बाई जीती गया, वो ऐसा होता ही नहीं होता। तो वो आनंद देखो कि उस गांठ का मतलब अलग है, वो अलग किसी धागे की गांठ की बात बताई जा रही है, यहाँ गांठ किसकी बताई जा रही है। तो ये सब बात बताई जा रही है, इसके पीछे जो बात है, सारा जो मैं बता रहा था वो अनेकार्थक, और अनेकार्थक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट के लिए, क्योंकि मेरे जैसा अगर पेपर सेटर प्रश्न पत्र बनाएगा, वो आपको सीधे कभी प्रश्न नहीं पूछेगा कि बताइए जलज का मतलब क्या होता है, जलज अनेकार्थक क्या है, कि जलज का मतलब ये होता है, सीधे नहीं, वो थोड़े से कुछ आपको भाषा में पिरो करके वो प्रश्न पूछेगा, और वहां हम क्या करेंगे, गलती कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। माली फेर तो जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये यमक अलंकार का उदाहरण है कि माली फेरत जुग गया, यानी माला फेरत जुग गया, मतलब माला फेरते हुए पूरा युग बीत गया, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन का मतलब समझते हो, हमारे मन में घृणा नफरत द्वेष नहीं है, माला फेर रहे राम 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 राम, और मंदिर में बैठे हैं और टंग किसी ने घंटी बजाई, कौन है, राम राम राम, ये कौन है, तो हमारा दिमाग तो कहीं और है,
तो है ना, माला फेर तो जुग गया, गयान मन का फेर। कर का मन का, कर यानी हाथ, आया ना कर, कर का मन का डारी दे, कर में जो हाथ में मनिया फेर रहे हो ये दिखाने वाला, इसको फेर दे तो आपके जीवन, कर का मन का डारी दे, कर का यानी हाथ का, मन का फेर, मन के अंदर जो विषय विकार भरे हुए उसको बदलाव करिए। कबीर दास जी ने इतनी बात कही तो उसके पीछे कहीं न कहीं ये यमक अलंकार को ध्यान में रखते हुए क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझा होगा। खैर, अब तो हम बात कर लिए अपने बहुत सारी, ये हिंदी को बहुत सारे आगे खूब पढ़ाना है अभी मुझे, खाली मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आज के थोड़े टॉपिक पर। चलिए शुरुआत कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं। अब आपको लिखना विखना कुछ नहीं, समय कितना बचा अपने पास, 10-15 मिनट बचे हुए। चलो, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, नगर न जड़ाती थी वो नगर न जड़ाती है। बिल्कुल ये भूषण की कविता है, बिल्कुल सही कहा राहुल चौधरी जी, और इसमें यमक अलंकार है, बहुत बढ़िया सही लिखा आपने। चलिए ये अब आप लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, क्योंकि अब आज से शुरुआत करने वाले ये 4 बातें आपको पढ़ा, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही पढ़ाऊंगा, और कल आते ही इनके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मुझे इसलिए पढ़ानी पड़ रही है क्योंकि जो अगला हमारा जो सबसे प्रामाणिक जो टॉपिक हमारे सामने है वो है हमारा संधि। और संधि बहुत से कोचिंग में 2 दिन में 3 दिन में संधि पढ़ा ली जाती है, लेकिन मैं जिस संधि को पढ़ाऊंगा 10 घंटे की क्लास संधि में ही, और मैं 1000 उदाहरण संधि में याद कराऊंगा, और 1000 याद नहीं, वो शब्द आपको याद हो जाएंगे। रात की 12 बजे भी कोई आपसे पूछे इस शब्द का मतलब क्या है, तो रात की 12 बजे लाइट चालू करके और उस शब्द के पीछे भाग करके रजिस्टर उठा करके फिर इसका मतलब ये होता है, वो सामर्थ्य पैदा नहीं करूंगा मैं, तो वो सामर्थ्य पैदा करने वाला हूं कि रात की 12 बजे पूछे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है लाइट बंद कर सोने दे। समझ में आया ना? ये होती है पढ़ाई जुनून कि अरे यार रजिस्टर में लाओ, 1 मिनट रुक, फिर तो मतलब ही नहीं। तो वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, ये हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणा है, इनकर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण पर। वर्ण का मतलब सीधा सा है, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन लगाना तब है जब आप किसी रेट की परीक्षा को, किसी पटवार की परीक्षा को, किसी सेकंड ग्रेड या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, वहां ये आपके पाठ्यक्रम में मिलेंगे। इसलिए मेरा एक दायित्व बनता है मैं इनके बारे में आपको बता भी दूं। वर्ण का मतलब है वह ध्वनि। देखो एक नया शब्द आ रहा है, और आगे क्या शब्द आ गया? ध्वनि। बहुत सौ को ध्वनि लिखना नहीं आता, मैं कई बैच पढ़ाता हूं तो उसमें ध्वनि की मात्रा बड़ी लिख देते हैं। ध्वनि में मात्रा कैसी आती है? छोटी आती है, ध्यान रखना। और ने भी पता हो, जो गानों का शौकीन हो तो उसको पता होना चाहिए, हाल फिलहाल एक अच्छी गायिका आई थी जिसने गाना गाया था, उसका नाम था ध्वनि भानुशाली। क्या नाम था? ध्वनि भानुशाली को कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़ा करो ध्वनि भानुशाली को। बस 2-4 जने ही जानते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये या तो वो गाने सुनते नहीं, या सुनते हैं तो किसने गाया उनसे उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 बातें होगी, या फिर आपने वो गाना ही नहीं सुना होगा। लेकिन एक गाना आया था, ले जा रे, ये सुना आपने? लड़कियों ने जरूर सुना होगा। हाँ लेना, वो ध्वनि भानुशाली का। वो गाना किसका है? हाँ, अब जिसको तो पता ही नहीं है ये कौन है, किसको ले जाए, है ना? तो वो बात थी। तो हाँ वास्ते, हाँ वास्ते वाला भी उसी का ही है, ठीक है। तो ध्वनि, तो वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक प्रयास में हो जाए। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, आईसीयू में भर्ती हो गए हो इसलिए। हाँ, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक प्रयास में हो जाए। जैसे देखिए क्या बोला मैंने, एक ही 1 अटेम्प्ट में, क 1 एक ही प्रयास में, ठीक है। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसका लिखित रूप, क्योंकि मैंने ये तो कहीं हवा में चला गया। 10 साल बाद अगर कोई आएगा पूछेगा कि मैंने क्या बोला था, उसको लिपिबद्ध रखने के लिए हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है, एक लिपि बनाई है। और वो लिपि क्या है? ये एक सिंबल बनाया कि अ की ध्वनि कही है, इसका मतलब उसको ऐसे लिख दो ताकि आगे आने वाले समय में उसको ऐसे आप बोलोगे। तो
वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। बात समझ में आ गई? फिर आगे हम बात करते हैं शब्द पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह, ये कौन है? क। फिर हमने एक और वर्ण बोला म, एक और वर्ण बोला ल, तो ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, वर्णों का समूह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। याद रखना और ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी अगर कोई इकाई है वो है शब्द। कौन है वो? शब्द है, ये ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछें उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वो आएगा ध्वनि। और लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। सारे फैक्ट हैं, सारे लिखाऊंगा और एक एक बिंदुवार सब पर बात करूंगा, खाली सुनना जरूरी है। ठीक है? तो उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेखन के आधार पर वर्ण, अर्थ के आधार पर वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। अब ये शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, एक का जिसका कोई अर्थ निकलता है सार्थक, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक। बोले यार जब निरर्थक है तो हम इनका क्यों प्रयोग करें? बात तो सही है ना, जिनका कोई अर्थ ही नहीं हम उसका प्रयोग क्यों करें? बात तो सही है ना। परंतु ऐसी बात है कि हम बहुतायत उन शब्दों का प्रयोग करते हैं भाषा में चमत्कार लाने के लिए, उसकी चारुता को प्रकट करने के लिए, उसकी सुंदरता को प्रकट करने के लिए। एक मतलब यूं कह सकते हैं कि उसको बोलने से एक अलग ही आपके अंदर आनंद की अनुभूति आती है, एक सुनने वाले को भी आनंद आता है। इसलिए उन निरर्थक शब्दों को हम जबरदस्ती ठूंसते हैं। यूं समझ लीजिए, अगला व्यक्ति जिसके लिए उस शब्द का कोई मतलब नहीं फिर भी वो आराम से सुनता है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ आते हैं, कहाँ, हमको तो पता ही नहीं। इसको थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे देखिए, ये एक शब्द है चाय वाय। क्या है ये? अब मुझे बताइए, कोई मेहमान घर पे आता है, हम एक ही सवाल करते हैं, भाई साहब चाय वाय लोगे? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, चाय का मतलब पता है कि दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, इनका उचित मिश्रण क्या कहलाता है? चाय। ये चाय, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो चाय होगी। अब ये वाय क्या है? वाय क्या? अंग्रेजी का वाय होता है क्या? वो लाके परोसोगे कि ये लो वाय जिमो? है? बताओ वाय का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, परंतु हम बोलते हैं चाय वाय। चाय वाय लोगे क्या? चाय का कंसेप्ट है, वाय का कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, शादी होगी? नहीं हुई। कोई लड़की वड़की देखी? तो लड़की तो ठीक है, वड़की क्या है? छोटी बहन। बात समझ में आ गई? ऐसा होता है, और एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। जैसे देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है अपने इलियाना डिक्रूज और शाहिद कपूर पर फिल्माया गया गाना, एक गाना आता है अगल बगल, या ना फटा पोस्टर निकला एरो, तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूं, ऐसा कुछ गाना था वो। ठीक है? अब ये अगल बगल में देखिए सार्थक का मतलब कौन है यहाँ पर? अगल या बगल? बगल का मतलब सार्थक है, अगल का मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन बगल जो हमारे पास में होता है ना, उसको कहते हैं। अगल का मीनिंग नहीं है, परंतु अगल बगल थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो हमने इसका प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार आपने सुना होगा अड़ोसी पड़ोसी। पड़ोसी का मीनिंग है, अड़ोसी का मीनिंग होता है क्या? लेकिन किसी के घर जाते बोले अड़ोसी पड़ोसी सब ठीक है, पड़ोसी तो ठीक है, अड़ोसी कहाँ है, इसको किधर से लाए? तो इसका मतलब अड़ोसी तो नहीं होता। ठीक है, चलिए, आपने ये भी देखा, आपके आसपास कोई रहता है क्या? कभी ऐसा सुना आपने? इसमें सार्थक कौन है? पास। पास सार्थक है, इसका मीनिंग भी होता है। आस का मतलब मीनिंग होता है क्या? कुछ भी नहीं है। पास का मीनिंग है तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, है ना? तो वो ये आपने ये थोड़ी कहा तुम आस आए, यूं कहा क्या? तो फिर तब इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। आपने ये भी सुना होगा आमने सामने, सुना आपने? बताओ सार्थक कौन है इसमें?
हाँ, आमने का मीनिंग कभी सुना आपने? अगर मीनिंग होता तो गाना बनाने वाला नहीं कहता आमने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, ये सामने होता है, आमने नहीं होता। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। जिसका शब्दकोश में अर्थ हो उसे क्या कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं हो उसे क्या कहेंगे। आई बात समझे में? चलो अब बात करते हैं वाक्य की। वाक्य का मतलब क्या है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य। अब ये कमल तो कह दिया हमने, पर कमल कहने से एग्जैक्ट बात पता नहीं लगी, क्योंकि कमल के दो अर्थ है। कमल का मतलब फूल भी होता है और कमल किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, इसलिए एग्जैक्ट बात हमें नहीं पड़ रही। जब वक्ता अपनी बात को कहने में समर्थ हो जाए वो पूरा क्या कहलाता है, वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसलिए व्याकरण के आधार पर, विचार विनिमय के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी अगर कोई इकाई है तो वो क्या है, वाक्य है। अब जैसे मैं ये कहूं कमल खिल गया, बताइए इसमें कौन खिल गया, कमल एक फूल है। लेकिन मैं ये कहूं कमल आज जयपुर जा रहा है, तो क्या फूल जयपुर जा रहा है, तो कौन जयपुर जा रहा है, व्यक्ति। आपने कैसे डिसाइड किया कमल का मतलब फूल है और कमल का मतलब व्यक्ति। विचार विनिमय की सबसे बड़ी शक्ति जिस पर क्लियर बात करें वो कौन है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगली बात करें और वो आपका है पार्ट है पद। क्या है, पद। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पद के पहले मीनिंग समझा देता हूं। आपको पता है आप जिसके लिए अप्लाई करोगे वो आपकी पोस्ट है और वो है कृषि पर्यवेक्षक, है ना। तो पद, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, प्रिंसिपल के लिए, चपरासी के लिए या कृषि पर्यवेक्षक के लिए, तो वो आपकी पोस्ट है। पोस्ट यानी पद, और उसको कहा जाता है ओहदा। क्या कहा जाता है, हाँ, मेरे पिताजी उस ओहदे पर है, हाँ उस ओहदे पर है, जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर है। इसका मतलब ये कि वो उनका पद है। बात समझ में आई ना, ओहदा पोस्ट है। मुझे याद आता है इस शब्द का प्रयोग किस जगह पर हुआ। अगर आपने ढंग से किताब पढ़ी हो, मुंशी प्रेमचंद का एक लेसन है नमक का दारोगा, उसमें अगर किसने पाठ ढंग से पढ़ा ये शब्द मिलेगा आपको। बेटा ओहदे पर ध्यान मत देना, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, लड़कियां है कि घास फूस की तरह बढ़ रही है। सारे डायलॉग याद है मुंशी प्रेमचंद। हाँ, ये वो ओहदा यानी पोस्ट। पद का मतलब होता है पैर, पैर कदम हमारे होता है ना। तो मैं 10 पद चल के आया हूं, कदम जिसको कहते हैं पद यानी वो पैर को कहा जाता है, ठीक है। और पद यानी होता है कवितांश। क्या होता है, कवितांश। कवितांश जैसे सूरदास के पद, मीराबाई के पद, कबीरदास जी के पद, ठीक है ना। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबे के इलाज में, ये कहा ना कबीर। ये ऐसे कविता की लाइना, ये सब पद कहलाते हैं। ये तो हो गया इसका अनेकार्थक अर्थ। अब बात करते हैं वास्तव में पद का मतलब क्या है। जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए वो पद बन जाता है। ये इसकी परिभाषा समझना। जब कोई स्वतंत्र शब्द किसमें प्रयुक्त हो जाए, वाक्य में प्रयुक्त हो जाए। जैसे कमल शब्द था लेकिन मैंने कहा कमल खिल गया, अब उसके लिए वाक्य हो गया। अब ये एक वचन, द्विवचन है, बहुवचन है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस आधार पर व्याकरणिक कोटियों के आधार पर वो अपना पद, अपनी पोस्ट ले लेता है। आपको पता है जब किसी की शादी होती है और नहीं होती है उसके बाद उसकी पोस्ट में कितना परिवर्तन आता है। जिसकी शादी नहीं हुई है, किसी जैसे मान लेते हैं वो एक सिंगल, एक किसी पिता का वो लड़का है, शादी होने के बाद उसकी पोस्ट में बढ़ोतरी होती, वो पति बन जाता है। क्या बन जाता है, हाँ प्रमोशन हो गया उसकी, ठीक है। थोड़े दिन बाद उसकी कोई संतान उत्पन्न हो जाती है तो वो पप्पा बन जाता है ना। अब आप सोचिए वो किसी के लिए बेटा है, वो किसी का पति है, वही आदमी वही है, और उसके पोस्ट में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा, बस। तो उसके ओहदे में अंतर आ रहा है नहीं, कौन क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो इसकी पहचान। लेकिन पहले उसकी पहचान किससे थी, ये फलाना चंद जी का लड़का है, रामलाल जी का बच्चा है ना। लेकिन थोड़ी बाद वो अगर अच्छा हो जाएगा और किसी अधिकारी पे, अरे ये तो उसकी लुगाई है रामलाल के लड़के की, क्योंकि अब उसकी पहचान कभी से शादी करके आ गया। तो ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो उसकी पहचान, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो उसका क्या ले लेता है, स्थान ले लेता है। इसलिए उस शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये इस पर क्या प्रश्न आया था और रीट में कैसा आया था, और आधी आबादी यूं ही मर गई कि उनको
पता ही नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी क्लास अटेंड की होती तो कम से कम ये इस प्रश्न के साथ अन्याय नहीं होता, और वो न्याय करके आते, करे यार इतना सरल प्रश्न था, हमको पता ही नहीं था। अब बात आती है कि हमारे भाषा का जो स्वाभाविक क्रम है वो क्या है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इंसान जो है वो ध्वनि का प्रयोग करता है। ध्वनि क्या बनाती है? वर्ण। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य से क्या बनेगा? ना, यही तो गड़बड़ी करेंगे। जाओ दो गाड़ी, काका जी को राज है। अरे भाई, वाक्य मिल करके एक वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य पैराग्राफ बनता है, और वो कहलाता है अनुच्छेद। क्या कहलाता है? अनुच्छेद। अब आप सोच रहे हैं ये पद का, अरे पद तो स्वतंत्र वाक्य, शब्द ही पद बनता है कब? जब वाक्य में प्रयुक्त होता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो क्या बनता है? पद। पद कभी श्रृंखला में नहीं आता, वो तो पैरेलल चलता है। एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ मिल करके क्या बनाता है? अध्याय। क्या बनाता है? और अध्याय को आप क्या कहते हो? पाठ। एक पाठ, दो पाठ, ऐसे पूरा कंप्लीट होने के बाद एक क्या बनती है? पुस्तक। और उसको बहुत ज्यादा अगर अध्याय हो तो वो क्या बन जाता है? ग्रंथ बनता है। ये है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ण के बाद शब्द के बाद वाक्य के बाद अनुच्छेद के बाद अध्याय के बाद। बात समझ में आ गई? वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक है ना? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? सार्थक और भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य, क्योंकि अर्थ पूरा क्लियर होता है। और अगर आप पूछे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई? शब्द। ठीक है। लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई? लेखन के आधार पर वर्ण। उच्चारण के आधार पर ध्वनि। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? भाषा का स्वाभाविक क्रम क्या है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, पुस्तक। पद का मतलब क्या है? ओहदा, पैर और कविता। जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? पद। क्लियर होगी बात? सब क्लियर हो गई? अब यहां से पूछेंगे, जाते समय आपसे पूछे कोई, क्लियर कर लोगे? वर्ण, वाक्य और शब्द और पद के बारे में बता दोगे? बता दोगे? ओके। बाकी हम बात करेंगे अब अगले एपिसोड में, अगर जिंदा रहे तो। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और जीवित रहे। धन्यवाद भाई दिनेश भगत, क्या नाम है आपका? बगावत जी, बहुत बहुत बढ़िया।